हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात करेंगे DGARM डायरेक्टर जनरल असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट द्वारा स्क्रूटनी असेसमेंट्स की, जो कि साल 2017 और 2018 के लिए GST डिपार्टमेंट द्वारा इशू किए जा रहे हैं। आपने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से DGARM के स्क्रूटनी डिफॉल्ट के अंदर आप रेड अलर्ट में आ रहे हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो के माध्यम से वही सभी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए अथवा उनसे बचने चाहिए, जिससे कि आप DGARM के GST स्क्रूटनी असेसमेंट से बचे रहें, उसके लिए आपके पास आए हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि आप किन किन गलतियों को GST में ना करें, जिससे कि आप स्क्रूटनी असेसमेंट्स के दायरे से बाहर रहे। तो लेट्स स्टार्ट। DGARM डायरेक्टर जनरल असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट GST विभाग की एक ऑडिट विंग है, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर GST रिटर्न्स में भरी जाने वाली कमियों को पकड़ते हुए स्क्रूटनी असेसमेंट्स जारी करता है। और यह एक ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट है, जिसके द्वारा सीधे विभाग द्वारा नोटिस आप संबंधित फाइल के जुरिडिक्शन विभाग को संबंधित जाती है। जुरिडिक्शन डिपार्टमेंट का DC डेप्यूटी कमिश्नर यह इंडिकेट करता है कि इन लोगों को स्क्रूटनी असेसमेंट्स के लिए बुलाया जाए, और संबंधित विभाग का जो सुपरिटेंडेंट है वह इस पूरी कार्रवाई को करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या है DGARM का स्क्रूटनी स्टेटमेंट? इसके अंतर्गत सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली सुपरिटेंडेंट आपको एक नोटिस जारी करेंगे, जिसे हम ASMT 10 कहते हैं। ASMT 10 जारी करने के बाद एज पर सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 आपको 30 दिन की मोहलत दी जाती है कि आप उस नोटिस में बताई गई कमियों को ASMT 11 में सबमिट करें। और अगर आपका सबमिशन सेटिस्फाइड होता है तो उस आधार पर संबंधित सुपरिटेंडेंट अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और डेप्यूटी कमिश्नर उसे अप्रूव करते हुए ASMT 12 जनरेट कर देगा और आपको उस डिमांड अथवा नोटिस से मुक्त कर देगा। किंतु अगर आपके जवाब संतुष्ट नहीं पाए गए तो उस केस में वह आपको सेक्शन 65, 66, 67, 73 और 74 के अंतर्गत इम्पोज कर सकता है। सेक्शन 65 के अकॉर्डिंगली वह आपकी यूनिट्स के लिए स्पेशल ऑडिट असाइन कर सकता है, जो कि किसी CA अथवा CMA द्वारा एज पर सेक्शन 66 होगा। साथ ही 65 सेक्शंस के अकॉर्डिंग वह ऑडिट इनिशिएट कर सकता है। सेक्शन 67 के अकॉर्डिंगली वह आपका यूनिट का इंस्पेक्शन कर सकता है और इंस्पेक्शन ऑडिट असाइन कर सकता है। और साथ ही इनके अलावा वह सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अकॉर्डिंगली आपको नोटिस जारी कर सकता है। सेक्शन 73 वहाँ जारी किया जाता है जहाँ सप्रेस्ड ऑफ टैक्सेशंस का इशू ना हो, उस केस में डिमांड ऑफ टैक्स एंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जारी किया जाता है। और जहाँ सप्रेस्ड ऑफ टैक्स की संभावनाएं पाई जाती हैं, वहाँ सेक्शन 74 के अकॉर्डिंगली विभाग द्वारा आपको नोटिस जारी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ASMT 10 स्क्रूटनी असेसमेंट, जो कि DGARM द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें एक संबंधित SSC रेड अलर्ट में शो होता है। ऐसा क्यों होता है और इस चीज से बचने के लिए संबंधित SSCs को क्या करना चाहिए? हम आपको वो सभी परिस्थितियां बताएंगे जो कि आपको DGARM के स्क्रूटनी असेसमेंट से आपको बचाएगी, जिनका आपको अपने GST रिटर्न्स फाइल करते समय ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है GST रिटर्न GSTR 3B और संबंधित रिटर्न GSTR 1, जो कि मंथली सेल्स की रिटर्न है। इन दोनों में दिए जाने वाला टर्नओवर आपका सेम होना चाहिए। अगर दोनों के टर्नओवर में काफ़ी अधिक डिफरेंस है तो उस केस में आप DGARM के स्क्रूटनी असेसमेंट के दायरे में आ सकते हैं। साथ ही GSTR 3B के टेबल 3 और टेबल 5 RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई से संबंधित होते हैं। इसीलिए टेबल 3 में दी जाने वाली आउटवर्ड सप्लाई और टेबल 5 में ली जाने वाली इनवर्ड, जो कि RCM से रिलेटेड है, वह भी दोनों सेम होनी चाहिए। अगर वहां पर आपने बड़ा डिफरेंस जनरेट कर दिया है तो उस केस में आपको DGARM का स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस आ सकता है। साथ ही आप अगर GSTR 3B के टेबल 4A में जो ITC अगर उसे क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसा ITC आपके GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेटेड होने वाले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ITC से मैच होना चाहिए। अगर वहाँ किसी प्रकार का डिफरेंस है जो कि बहुत बड़ा है, तो DGARM आपको स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस दे सकता है। अगर आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के B2B अथवा B2C सप्लायर हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि टेबल 3 के 1 क्लॉज A, जो कि GSTR 3B के हैं, उनमें जो आउटवर्ड सप्लाई होती है, वह आउटवर्ड सप्लाई GSTR 2A में आने वाले TDS अथवा TCS से मेल खानी चाहिए, क्योंकि जो ई-कॉमर्स द्वारा आपका TDS अथवा TCS काटा गया है और उस सप्लाई से संबंधित आपने GSTR 3B में आउटवर्ड सप्लाई
सबमिट की है, दोनों में मेल होना चाहिए। अगर इनमें काफ़ी अधिक डिफरेंस है तो आप DGARM के स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस के दायरे में रहेंगे। साथ ही आपको आगे ध्यान रखना है कि अगर आपने GST में इनपुट ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से होने वाली सप्लाई का लिया है जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं, तो आपको विचार करना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने 3B नहीं भरे हैं तो भी ऑटोमेटिकली आप DGARM के स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस में सम्मिलित रहेंगे। साथ ही आपने अगर कोई ITC ऐसा लिया है जो कि सामने वाली पार्टी द्वारा सबमिट नहीं किया गया है अथवा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। साथ ही आपको GSTR 3B में ऐसे इनपुट्स जो कि आफ्टर ड्यू डेट्स सबमिट किए गए हैं, तो उन लिए जाने वाले ITC में और सामने वाली पार्टी द्वारा भरे जाने वाले ITC में, दोनों में अगर मेजर डिफरेंस है तो उस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर इम्पोज हो सकती है। इसलिए DGARM के नोटिस द्वारा आपको 73 अथवा 74 सेक्शंस का हवाला देते हुए नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही रूल 42 एंड 43 जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट GST के रिवर्सल से संबंधित है, अगर आपने रूल 42 और 43 के अकॉर्डिंगली रिवर्सल किया है जो कि आपके GST के रिटर्न से मैच नहीं हो रहा, जिसको आपने अपनी एनुअल रिटर्न GSTR 9 में सबमिट किया है, तो उस केस में भी आपको स्क्रूटनी असेसमेंट्स के लिए नोटिस दिया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके एग्जाम सप्लाई हैं तो आपको 100% रूल 42 और 43 के अकॉर्डिंगली अपना कॉमन इनपुट्स रिवर्स करना होगा। और साथ ही अगर आपके कोई इनपुट्स जो कि प्रोपोर्शनेटली ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ के लिए हैं और कोई इनपुट्स जो कि कैपिटल गुड्स से रिलेटेड हैं, जो कि नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उन पे आपको रिवर्सल का क्लॉज लगेगा। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपने ऐसे ITC लिए हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर इन सबमिशन ऑफ GSTR रिटर्न GSTR 9 और GSTR 9C जो कि एनुअल रिटर्न है, अगर उनमें रिवर्स नहीं किए हैं तो DGARM आपको स्क्रूटनी असेसमेंट्स के लिए नोटिस जारी कर सकता है। और साथ ही आपने एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली ऐसे ITC जो कि आपको बिफोर एनुअल रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर लेने हैं और अगर आपने उनके इनपुट्स आफ्टर एनुअल रिटर्न्स लिए हैं, तो भी DGARM आपके स्क्रूटनी असेसमेंट्स के नोटिस देकर के इनकी रिकवरी के लिए आपको नोटिस जारी कर सकता है। और साथ ही अंतिम सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 का भी आपको ध्यान रखना है, जिसके अकॉर्डिंगली लिए जाने वाला GST इनपुट एज पर GSTR 2B से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके GSTR रिटर्न्स GSTR 3B भरे जा रहे हैं जिसमें लिए जाने वाला इनपुट GSTR 2B से एक्सेस है, तो उस केस में आपको सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 का पॉपअप आएगा। और अगर ये रेगुलर आ रहा है तो आप तय मानिए कि DGARM के स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस में आपको नोटिस आना लाजमी रहेगा। उम्मीद करते हैं ये सभी जो भी हमने आपको गलतियां बताई हैं, ये अमूमन तकरीबन सभी के द्वारा हो रही हैं और ये सभी DGARM डायरेक्टर जनरल असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट विंग्स के ऑटो पॉपुलेशन सिस्टम में एड ऑन है। इसीलिए आप इन सभी गलतियों को GST रिटर्न्स भरते समय ना करें। अगर ये गलतियां हो रही हैं तो इनमें समय रहते सुधार करें, क्योंकि विभाग ने इस चीज़ के लिए SOP 22 मार्च 2022 को जारी कर दिया गया है और वह जो सिस्टम बनाया गया था वह अब काम करने लग गया है, जिसके लिए 2017-18, 18-19 और 19-20 के ASMT 10 के नोटिस सरकार द्वारा काफ़ी SSCs को इशू किए जा रहे हैं। इसलिए पूर्व में की गई गलतियों को सुधारें और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सहायता कर रहे हैं कि वही गलतियां आप ना करें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको हेल्प करेगा GST कंप्लाइंसेस में सुधार के लिए। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो पे नए विषय के साथ।